हेलो एवरीवन। आज हम अपने दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तर भारत की नदियाँ, जिसमें अपने गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में बात करी थी। आज हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ, या हम कहें प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक, उनकी बात करेंगे, जिनमें आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका हिमालय अफवाह तंत्र है और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, मतलब जो उत्तर भारत की नदियां हैं हिमालय अफवाह तंत्र, वो सभी नदियां जो है आपकी नित्यवाही है, 12 मासी है। मतलब कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो आपकी कैसी हैं, नित्यवाही, या वर्ष भर वो बहती रहती हैं, वर्ष भर बहती रहती हैं। जबकि जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये नित्यवाही नहीं है, वर्ष भर नहीं, ये वर्षा के टाइम पर इनकी गति तीव्र होती है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं अपनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की। आप इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र में आपको कुछ नदियां दिखाई गई है। मानचित्र में आप देखेंगे, इसमें जैसे इधर देखिए नर्मदा, ताप्ती, ये कहाँ से निकल रही है आपकी, नर्मदा नदी निकल रही है आपकी मध्य प्रदेश अमरकंटक से, और इस जगह से निकलते हुए कहाँ गिर रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो इस प्रकार से जो खंबात की खाड़ी है वो किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। तो नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, जिसका जो संगम है वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। ठीक है, आपकी जो नर्मदा नदी है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसके साथ अगर हम बात करें कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी नर्मदा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आपकी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी आती है, पूरब से पश्चिम में बहने वाली जो नदी आती है वो आती है ताप्ती, जिसका उद्गम स्थल या जिसकी उत्पत्ति होती है आपकी मुल्ताई के निकट, मतलब मध्य प्रदेश में मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है ताप्ती नदी, और कहाँ पे जाती है आपकी, वहीं खंबात की खाड़ी अरब सागर में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है और ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है, और इन दोनों का संगम किस में हो रहा है, अरब सागर के अंदर होना है। ये दोनों नदियाँ आपकी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। उसके अलावा हम इसमें बात करें कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ वो देखेंगे आप, इसमें यहाँ पर आपकी एक नदी आती है दामोदर नदी, ठीक है, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद में आपके आती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बड़ी नदियां हैं जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके उद्गम स्थल मैंने यहाँ पे मानचित्र में बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रखे हैं कि जो आपकी महानदी है ये कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ का जो आपका एक जिला है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है रायपुर, उसके निकट सिहावा के पास से महानदी निकलती है, और ये कहाँ पे गिर रही है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि कोसी नदी को बिहार का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक, उसी प्रकार से महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। ठीक है, तो आपके महानदी कहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ सिहावा के निकट से, और बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसके अलावा महानदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको हम कहते हैं हीराकुंड बांध। ये विश्व का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड, जो कहाँ पर है, आपका उड़ीसा में आता है और महानदी पर बना है। आगे हम चले इसमें गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी का जो उद्गम आपको इसमें दिखाई दे रहा है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र में नासिक से आपकी गोदावरी नदी निकल के कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, जैसा कि आपको इस मानचित्र में दिखाई दे रहा है। और इस नदी को हम बूढ़ी गंगा या हम कह सकते हैं वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कई बार आपका क्वेश्चन बन जाता है कि
बूढ़ी गंगा किस नदी को कहा जाता है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी नदी। गोदावरी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसा कि इसमें मैंने एक दिखा रखी है, पेन गंगा, इसके अलावा वेन गंगा, इंद्रावती, मंजरी, ये आपके गोदावरी की सहायक नदियों में आती हैं। तो आपको गोदावरी का उद्गम और संगम इसमें बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आगे आपकी आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से है, सिहाद्री में महाबलेश्वर के निकट से। सिहाद्री में महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकल के कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। और कृष्णा नदी पर आपके कई बांध बने हैं, इस पे भी आपके कुछ बांध बने हुए हैं कृष्णा नदी पर भी। उसके अलावा आप इसकी सहायक नदियों में देखेंगे तो इसकी सहायक नदियों में एक तो मैंने इसमें दिखा रखी है, जैसे तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, कोयना है, घटप्रभा है, मूसी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी एक सहायक नदी है मूसी, जिसके किनारे पर एक शहर बसा है हैदराबाद। अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा शहर है, तो आपको आंसर देना है मूसी नदी के किनारे। इसके बाद में आपकी नदी आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है, और ये कहाँ गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कावेरी नदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। कावेरी नदी पर एक प्रपात बना हुआ है जिसको हम कहते हैं शिव समुद्रम प्रपात। आपका भारत के बड़े प्रपातों में दूसरे नंबर का प्रपात आता है। भारत का सबसे बड़ा प्रपात तो जोग जलप्रपात है, जिसको हम महात्मा गांधी जलप्रपात या हम कह सकते हैं उसे गढ़सोप्पा जलप्रपात। ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, शरावती नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे ऊंचा। और जो दूसरा है आपका, वो है आपका शिव समुद्रम प्रपात, जो कावेरी नदी पर बना है। इससे संबंधित मैं अपने नोट्स के माध्यम से और आपको डिस्क्राइब रूप में बताऊंगी। तो अभी आप इस मानचित्र की सहायता से बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में इसमें देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिर रही है और कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो अगर आपके नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उसका उद्गम कहाँ है और उसका संगम कहाँ पर है। इसके अलावा आप इसमें नदियों के क्रम भी देख सकते हैं कि जो आपके नदियों के क्रम हैं वो सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी आ रही है, और इधर आपकी नर्मदा और ताप्ती और कुछ छोटी नदियाँ हैं जो आपकी इधर पश्चिमी तट पे आती है। तो इस प्रकार से आज जो हमने ये देखा है, ये अपनी दक्षिण भारत की नदियाँ देखी हैं। आगे हम अपने थोड़ा नोट्स के माध्यम से इन नदियों के बारे में बात करेंगे। अब हम अपने नोट्स के माध्यम से देखते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जैसा कि हिमालय की नदियाँ जो होती है वो कैसी है, 12मासी व नित्यवाही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ 12मासी या नित्यवाही नहीं है। मतलब कि हम देखें कि जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, आपके हिमालय वाले रीजन से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इसके अलावा आपकी सिंधु नदी हो गई, जिसके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात करी है, ये सभी नदियां क्या है, नित्यवाही है, 12मासी है। मतलब ये हमेशा वर्ष भर पूरे 12 महीने बहती रहती हैं, वर्ष भर बहती रहती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है, और हिमालय कैसा प्रदेश है, एक बर्फीला प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ जब बर्फ पिघलेगी तो वो क्या होगी, जल के रूप में बहेगी। इस प्रकार से हिमालय की नदियाँ 12मासी या नित्यवाही है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ 12मासी या नित्यवाही नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन सी हुई, जो अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताई कि ये जो दक्षिण भारत में आने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये जितनी भी नदियाँ, ये आपकी क्या है, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और ये 12मासी नहीं है। मतलब इनका जो बहाव है वो वर्षा ऋतु पर या वर्षा पर डिपेंड करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। आगे हम इसमें बात करें कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ,
और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। नर्मदा और ताप्ती इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भ्रंश घाटी में भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? नर्मदा। भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। उसके बाद सेकंड नंबर आता है ताप्ती नदी का। आगे, और अप्रद पदार्थ से मूल दरारों को भर रही है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है कि जो हिमालय का उत्थान हुआ था, उस समय हिमालय के उत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड का जो उत्तरी भाग है, इसका क्या हो गया? अवतलन हो गया। अवतलन का मतलब होता है किसी स्थल खंड के भाग का अचानक से नीचे धसक जाना। क्या होना? नीचे धसक जाना, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ। ठीक है, द्रोणियों का निर्माण हुआ और इन्हीं घाटियों में बह रही हैं हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां। तो जो इन भ्रंश घाटियों में जो दरारें बनी, ठीक है, जो दरारें बनी, उन दरारों को जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा कई प्रकार के गाद, अवसाद आदि लाए जाते हैं। कौन से पदार्थ? इनको क्या कहेंगे हम? अप्रद पदार्थ। जो कई प्रकार के गाद, अवसाद आदि अप्रद पदार्थ जो लाए जाते हैं इन नदियों के द्वारा, तो उन अप्रद पदार्थ से क्या भर रही है ये नदियाँ? इन मूल दरारों को भर रही हैं। मतलब जो घाटियों में जो दरारें पड़ गई, इन दरारों को ही ये भरती जा रही हैं। ठीक है, इसलिए इन नदियों में जलोढ़ व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती, ठीक है, तो इसका मतलब आपको अब समझ में आ गया कि भाई नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बह रही है और जो इनसे निकलने वाले जो अप्रद पदार्थ है उनसे ये इनकी जो दरारें हैं उनको भर रही है। इस वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती है। जैसा कि मान लिया जाए कि एक आपकी कोई घाटी है, ठीक है, इस घाटी के बीच में कई प्रकार की ऐसे दरारें पड़ी हुई हैं। ये घाटी है आपकी और इस घाटी के बीच में कई इस प्रकार से दरारें पड़ी हुई है। तो मान लीजिए हम भी अगर किसी दरारी भाग को देखें या किसी गर्तनुमा भाग को देखें, तो जब कई प्रकार के कंकड़, पत्थर, गाद, अवसाद अगर उन दरारों में भरते रहेंगे, उन गर्त जैसे खड्डों के अंदर भरते रहेंगे, तो उस जगह पर डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? आप खुद सोच सकते हैं कि जब कोई गर्त जैसी जगह हो, दरार जैसी जगह हो, तो उस जगह पर अगर अप्रद पदार्थ नदियों के द्वारा लाए गए अप्रद पदार्थ इस प्रकार से भरते रहेंगे, तो फिर हमारे डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? तो इसलिए नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। आगे हम इसमें चले कि इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। परिणाम स्वरूप इसका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। अब आप इसमें देखिए कि ये आपका जो दक्षिण भारत वाला भाग है, ठीक है, इसमें उत्तर पश्चिम वाले जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? ये आपकी उत्तर पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। और दक्षिण पूर्व वाली दिशा कौन सी होगी? ये वाली, ये आपकी कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व वाली दिशा होगी, ठीक है। तो अब जब इसका झुकाव, आपके इस प्रायद्वीपीय खंड का जो झुकाव है वो इस दिशा से इस दिशा की तरफ जब हो गया, तो जो यहाँ से जितनी भी नदियाँ बह रही हैं, जैसे महानदी की बात करें, गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो जो जितनी भी आपकी मोस्टली नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, उनका झुकाव या उनका अपवाह या उनका प्रवाह किस तरफ हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। हम खुद सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि यार किसी भी जगह का अगर ढाल जिस जगह होगा, अगर ढाल जिस जगह होगा तो नदियाँ क्या होगी? उसी ढाल के अकॉर्डिंग बहेगी। तो इस वजह से आपके जो प्रायद्वीपीय खंड का उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुकाव होगा, इसके परिणाम स्वरूप इनका अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें अपनी
महानदी की ओर। अब हमारी पहली इसमें नदी है महानदी। जैसा कि अभी मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे बताया कि जो महानदी का उद्गम है, ठीक है, जहाँ महानदी की उत्पत्ति होती है वो कहाँ पर है? आपके छत्तीसगढ़ की रायपुर जिले में सिहावा के निकट से। मतलब आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा के निकट से महानदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। आगे हम इसमें देखें कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी आती है? ब्राह्मणी और वैतरणी नदी। ब्राह्मणी वैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं और जो विश्व का सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध, ठीक है, पूरे विश्व का जो सबसे लंबा बांध है वो कहाँ पर है? आपका संबलपुर उड़ीसा में आता है, जो कौन सा है? आपका हीराकुंड। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? आपकी महानदी पर बना है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, वो महानदी पर बना है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। हमने बिहार का शोक पढ़ा है, बंगाल का शोक पढ़ा है, ठीक है। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए महानदी। आगे हम इसमें चलते हैं। ये कोई एक मानचित्र दे रखा है, जैसा कि मैंने अभी बोर्ड पर बनाया था। इसमें आपको कई प्रकार की नदियां दिखाई गई है जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जैसे दामोदर है, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आप इन सभी नदियों की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से देखें। सभी नदियों का जो बहाव है वो ध्यान से देखें। मैंने बोर्ड के माध्यम से भी इसको समझाया है, जिससे कि आपको इस टॉपिक को समझने में और आसानी हो जाएगी। आगे हम इसमें चलते हैं अपनी गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी का जो उद्गम है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनमें मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। आपके मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाए पेनगंगा, आपके ऑप्शन में दे दिया गया वेनगंगा, तीसरा आपके ऑप्शन में दे दिया जाए ब्राह्मणी और चौथा आपके ऑप्शन में दे दिया जाए इंद्रावती। तीसरा ऑप्शन क्या दिया जाए? आपके ब्राह्मणी और चौथा ऑप्शन में दे दिया जाए इंद्रावती। तो ब्राह्मणी आपकी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तो आपके क्वेश्चंस इस प्रकार से बन सकते हैं, तो आपको इनकी सहायक नदियों के नाम भी पता होने चाहिए। हम बहुत सारी नदियां हो जाती हैं, हम जानते हैं बहुत नदियां हो जाती है, उनकी सहायक नदियां हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके उद्गम संगम में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने अंत में एक सारणी प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसके माध्यम से आपको इन सभी नदियों का जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। आगे हम इसमें चलते हैं विशेष पे कि नासिक महाकुंभ के कारण गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कौन सी गंगा? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है गोदावरी और इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। आपकी दक्षिण गंगा भी गोदावरी है, वृद्ध गंगा भी गोदावरी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी भी गोदावरी है। आगे हम चलते हैं अपने कृष्णा नदी पर, जो है कि इसका उद्गम है सिहाद्री में महाबलेश्वर से। जैसा मैंने अभी बोर्ड पे बताया आपको, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा बोर्ड पे जो मैंने आपका मानचित्र बनाया उसे। तो उसका जो संगम है कृष्णा नदी का वो कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और इसकी सहायक नदियों में आती हैं भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा और मूसी नदी, ठीक है। ये सभी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम इसमें आगे चलते हैं विशेष पर, जिसमें हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी व बड़ी नदी है।
पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी। और दूसरी सबसे लंबी और बड़ी नदी है आपकी कौन सी? कृष्णा नदी। और अगर हमसे पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। अगर हमसे पूछा जाए कि भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे लंबी या बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, जो अरब सागर में गिर रही है, उनमें कौन सी लंबी नदी है, और जो पश्चिम से पूरब में बह रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, उनमें कौन सी सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा जो कृष्णा नदी है, इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, जैसे नागार्जुन सागर बांध है, अलमाटी बांध है, श्रीशैलम बांध है, ये तीनों बांध आपके कृष्णा नदी पर बने हैं। कौन सी नदी पर बने हैं? कृष्णा नदी पर बने हुए। आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर बांध है, तो हमें पता होना चाहिए कृष्णा नदी पर है। इसी प्रकार से आपकी हमने अभी पढ़ी कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी, इसके किनारे जो स्थित शहर है वो कौन सा है? हैदराबाद। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, जो अब तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि मूसी नदी के किनारे स्थित नगर कौन सा है? हैदराबाद। आगे हम इसमें चलते हैं अपने अगले चौथे नंबर के प्रश्न पर, चौथे नंबर के पॉइंट पर। सतारा और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर कौन कौन से हैं। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। इसी प्रकार से आपका जो कृष्णा नदी है, इसके किनारे जो स्थित आपके शहर या नगर है वो कौन से हैं? सतारा और विजयवाड़ा। आगे हम चलते हैं अपनी अगली नदी पर, जो है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है आपका? जैसा कि अभी मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको बताया कि कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम है। और ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आप मानचित्र को बार बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा रही हूँ उसको बहुत अच्छे से अगर आप समझेंगे और फिर इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इनकी सहायक नदियों में आने वाली जो कावेरी की सहायक नदियां हैं उनमें काबिनी, भवानी, हेमावती और अमरावती, ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियों में आती हैं। उसके बाद में कावेरी नदी पर कुछ विशेष बातें जो है कि मैटूर बांध जो तमिलनाडु और कर्नाटक में आता है, ये आपका कावेरी नदी पर बना है। उसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम, मैंने आपको बताया दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम, जो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना है। और अभी मैंने आपको बोर्ड के माध्यम से बताया था सबसे बड़ा जो जलप्रपात है भारत का वो कौन सा है? जोग जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर बना है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बना है। इसके अलावा जो आपके तिरुचिरापल्ली जो आता है तमिलनाडु के अंदर, आपका जो तिरुचिरापल्ली है वो तमिलनाडु में आता है, और श्रीरंगपट्टनम जो है वो आपका कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक में और तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में आता है। और ये दोनों ही कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम इसमें चलते हैं चौथे पॉइंट पे। प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी लगभग वर्ष भर रहती है क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून व उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ वर्षा होती है। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो जितनी भी अपनी नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की, ये कैसी है? आपकी
आपकी नित्यवाही नहीं है, अनित्यवाही नदियां हैं और बारहमासी नहीं है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु पे डिपेंड करती है, वर्षा पे डिपेंड करती है। तो इन सभी नदियों में जो आपकी कावेरी नदी है, कावेरी नदी है जो लगभग वर्ष भर बहती है, लगभग मतलब अपेक्षाकृत अन्य नदियों के लगभग वर्ष भर बहती है। और उसका एक कारण क्या है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों ही मानसून से आपके इस क्षेत्र में या इस नदी वाले क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा होती है। आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ से आपका कर्नाटक तमिलनाडु जहाँ आपकी कावेरी नदी आती है, तो इन दोनों मानसून से यहाँ वर्षा होती है, इसलिए कावेरी नदी लगभग वर्ष भर बहती है। उसके बाद अगली हम नदी देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक मध्य प्रदेश से है, जो आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का भाग है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी, जो एक्चुअली खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं तवा, शेर, शक्कर, दूधी आदि, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे हम इसमें देखिए कि नर्मदा नदी पर जो बांध बना है वो कौन सा है, एक तो है सरदार सरोवर बांध और दूसरा है नर्मदा सागर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है इसे गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जो गुजरात राज्य, इसी में आपका ये सरदार सरोवर बांध आता है। ठीक है, तो गुजरात राज्य को जो सबसे अधिक सिंचाई के माध्यम से देखा जाए, सबसे अधिक जो जल की प्राप्ति होती है वो इसी बांध के माध्यम से होती है, इसलिए गुजरात राज्य की जीवन रेखा हम किसे कहते हैं, सरदार सरोवर बांध को। और नर्मदा सागर बांध है ये भी आपका नर्मदा नदी पर बना है। इसके अलावा हम आगे इसमें देखें कि नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है, जैसे आपकी यहाँ पे विंध्यन आती है या सतपुड़ा आती है, तो इन दोनों के जो मध्य में जो नदी बहती है वो कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी। आपको पता होना चाहिए विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य बहने वाली नदी है नर्मदा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों श्रेणियों के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी। आगे हम इसमें बात करें अपने प्रायद्वीपीय नदियों में पूरब से पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो नर्मदा नदी है वो आपकी ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल के कहाँ गिर रही है, खंबात की खाड़ी में। तो इस प्रकार से पूरब से पश्चिम में बहने वाली आपकी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। उसके अलावा संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात जो है वो आपका नर्मदा नदी पर ही बना है। आपको मालूम होना चाहिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नर्मदा नदी पर। और ये संगमरमर की चट्टानों के बीच में आता है आपका धुआंधार जलप्रपात, तो बहुत ही देखने में इतना खूबसूरत लगता है, एकदम दूध जैसा कलर लगता है इसका, इतना सुंदर लगता है ये देखने में कि क्योंकि ये संगमरमर की चट्टानों के मध्य आ रहा है, इस वजह से खूबसूरत सा प्रतीत होता है। और धुआंधार और कपिल धारा दोनों ही जलप्रपात आपकी कौन सी नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा जो आपका जबलपुर एक शहर आता है जबलपुर,
ये आपका कौन सी नदी पे किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश में आता है आपका जबलपुर। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है, तो इसके किनारे स्थित जो शहर है वो कौन सा है? जबलपुर। इसके बाद में हम आगे चलें तापी नदी या ताप्ती नदी पर। इसका जो उद्गम है ये मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से है और संगम है खंबात की खाड़ी में। इसमें विशेष बात जो है वो है आपकी कि काकरा पार और उक्कई बांध जो है वो तापी नदी के किनारे स्थित है और पूरब से पश्चिम एवं भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी लंबी नदी है। पूरब से पश्चिम और भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी ताप्ती नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती और ये भी कैसी है? ज्वार नदमुख है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे हम इसमें चल रहे हैं अपने कि जो सूरत है, जिस प्रकार से जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, उसी प्रकार से जो आपका सूरत शहर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे स्थित है। सूरत गुजरात में आता है आपका और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तापी नदी के किनारे स्थित है। आगे हम इसमें चलते हैं, अपनी अगली नदी जो है लूनी नदी। लूनी नदी का जो उद्गम है वो आपके अजमेर जिले में अरावली पर्वत पुष्कर में नाग पहाड़ से है। कहाँ से है? आपके क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। आपके ऑप्शन के अंदर नाग पहाड़ भी आ सकता है, आपके ऑप्शन में पुष्कर भी आ सकता है, आपके ऑप्शन में अरावली पर्वत श्रृंखला भी आ सकता है। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि राजस्थान के अजमेर जिले में अरावली पर्वत पुष्कर में नाग पहाड़ से लूनी नदी निकलती है और जो इसका संगम है वो कहाँ पर है? आपका कच्छ का रण। जिस प्रकार से आपकी नर्मदा ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, इसी प्रकार से जो आपकी कौन सी नदी है? लूनी नदी, ये राजस्थान के अरावली श्रेणी से निकल के कहाँ पे गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसमें देखें कि जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है? लूनी की सहायक नदियां हैं जवाई, सुकड़ी, जोजड़ी आदि, ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद कुछ विशेष बात जो है लूनी के बारे में कि उद्गम स्थल से कुछ दूरी तक इसे सरस्वती एवं सागरमती भी कहते हैं। मतलब जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है वहाँ तो इसको कुछ दूरी तक सरस्वती नदी और सागरमती नदी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे नाग पहाड़ से उद्गम होता है इसका, तो कुछ किलोमीटर दूरी तक इसको सरस्वती या सागरमती नाम से भी जाना जाता है। बालोतरा तक लूनी नदी का जल मीठा होता है। कहाँ तक इसका जल मीठा है? बालोतरा तक मीठा है, लेकिन उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। क्यों खारा हो जाता है? रीज़न क्या है? क्योंकि उस रास्ते की मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो लूनी नदी है, लूनी नदी का जो उद्गम है वो बालोतरा बाड़मेर तक तो कैसा रहता है? मीठा रहता है, लेकिन उसके आगे लूनी नदी आपकी काफ़ी आगे तक बहती है और कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, लेकिन उसके आगे जो इसका जल है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बाद में जो उसके रास्ते में जो मिट्टी आती है लूनी नदी के रास्ते में, उसमें नमक की मात्रा अधिक रहती है। इस वजह से लूनी नदी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। आगे हम इसमें चलते हैं अपने माही नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मेहत झील से निकलती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मेहत झील से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियों में आती है सोम और जाखम नदी। इसके अलावा जो आपके विशेष बातें हैं माही नदी से संबंधित, उसमें है कि माही बजाज सागर जो बांध है ये माही नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना है। इसके अलावा जो सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर बेणेश्वर डूंगरपुर में एक मेला भरता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर कौन सा मेला भरता है? बेणेश्वर मेला, जो कहाँ भरता है? डूंगरपुर में भरता है। कौन सी 3 नदियों के संगम पे भरता है? सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पे भरता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है। और आगे हम इसमें देखेंगे कि माही नदी जो है
ये राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में उल्टे यू आकार में बहती है। हम जो राजस्थान वाला ये जो नीचे वाला पार्ट देखते हैं राजस्थान का, जो आपका नीचे वाला हिस्सा है राजस्थान का, यहाँ पर आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिले आते हैं, ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जो आपकी माही नदी है वो कैसे बहती है? उल्टे यू आकार में। यहाँ मध्य प्रदेश के मेहद झील से निकल के उल्टे यू आकार में डूंगरपुर बांसवाड़ा आगे गुजरात होते हुए आपकी किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं कुछ अन्य छोटी नदियों पर। अब जितनी भी हमने अभी पढ़ी वो प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां हैं। उसके अलावा हमने जो पिछला वीडियो करा था बनाया, उसमें हमने हिमालय अफवाह तंत्र में गंगा अफवाह तंत्र, सिंधु अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब जो हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली जो अन्य छोटी नदियां हैं, इनमें कौन कौन सी नदियां आती है वो देखते हैं हम। अब इसमें जो पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य छोटी नदियां हैं, उनमें हम देखते हैं, एक तो आती है शरावती नदी, जो आपकी कहाँ आती है? कर्नाटक में। मैंने अभी आपको बताया कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, वह कौन सी नदी पर निर्मित है? शरावती नदी पर बना है, ठीक है। तो आपको इन सभी नदियों के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो नदियां हैं वो कहाँ कहाँ पर आती हैं। आगे हम इसमें देखिए कि मांडवी नदी, जुआरी नदी जो है वो कहाँ आती है? आपकी गोवा में आती है। मांडवी और जुआरी नदी गोवा में आती है। ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है, याद रखिएगा। ये पूरब है, ये पश्चिम है, तो आपकी शरावती नदी पश्चिम की तरफ बहती है। उसके अलावा गोवा भी आपका पश्चिमी तट पे आता है, तो ये जो मांडवी जुआरी नदी है ये भी पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटक आपका पश्चिमी तट पे आ रहा है, इसके अलावा गोवा आपका पश्चिमी तट पे आ रहा है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली जो अन्य छोटी नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? आगे हम इसमें चलते हैं। अगली पोन्नानी नदी। पोन्नानी नदी है केरल की सबसे बड़ी नदी जो अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में हिमालय जब पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको कि यहाँ पर आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती है, ठीक है। तो अन्नामलाई की पहाड़ियों से जो निकलने वाली आपकी नदी है पोन्नानी नदी, ठीक है, जो केरल में आती है। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको इन सभी नदियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां हैं और वो कहाँ कहाँ पर आती है। जैसे पेरियार नदी, पाम्बा नदी, ये भी कहाँ आती है? आपकी केरल में आती है। किधर आ रही है? केरल में। तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, शरावती नदी कर्नाटक में आ रही है, मांडवी जुआरी नदी गोवा में आ रही है, पोन्नानी, पेरियार और पाम्बा नदी केरल में आ रही है। और इन तीनों नदियों में से जो सबसे बड़ी नदी है केरल की वो कौन सी है? पोन्नानी। कहाँ से निकलती है? अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। आगे हम इसमें चलते हैं अपने पूरब की ओर बहने वाली अन्य छोटी नदियाँ। अभी हमने पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ पढ़ी है, अब हम इसमें क्या देखेंगे? पूरब की ओर बहने वाली। अब आप इसमें देखिए कि ये जो आपका भारत का दक्षिण वाला भाग है, इसमें हम देखेंगे स्वर्ण रेखा जो आपकी नदी आती है, स्वर्ण रेखा नदी, ये झारखंड में इसको किस नाम से बोलते हैं हम? सोने की नदी। झारखंड में सोने की नदी जो कहाँ पर आ रही है? आपकी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर आ रही है। स्वर्ण रेखा नदी, सोने की नदी, पश्चिम बंगाल भी आपका यहाँ पूर्वी तट पर आता है, उड़ीसा आपका पूर्वी तट पे आता है। तो स्वर्ण रेखा जो नदी है वो पूरब की ओर बहने वाली आपकी नदी है, पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। उसके बाद हम अगली नदी देखें, वो है वैतरणी। वैतरणी अभी हमने पढ़ा, वैतरणी और ब्राह्मणी किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। वैतरणी, ब्राह्मणी वह महानदी की सहायक नदियां है। और कहाँ पर आ रही है? आपकी उड़ीसा के अंदर आ रही है। उड़ीसा आपका पूरब की तरफ आता है, ठीक है, पूर्वी तट पर। उसके बाद हम अगली अपनी नदी देखें, इसके अंदर अगली नदी हमारी कौन सी दे रखी है? पेन्नर। पेन्नर जो है ये कर्नाटक में नवदुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब जो पेन्नर नदी है वो निकलती तो कहाँ से? आपकी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकल के और फिर आंध्र प्रदेश राज्य में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मतलब ये भी पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदी है। कौन सी? पेन्नर। आगे हम इसमें चलते हैं अपनी
अगली जो है पालार। पालार जो नदी आती है ये भी कर्नाटक में चिंतामणि के दक्षिण पश्चिम से निकलकर तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ी वो कौन सी है आपकी पेन्नर, और ये कौन सी है पालार। तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो आपको याद रखना है दोनों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों नदियां निकल तो कर्नाटक से रही है, ठीक है, लेकिन पेन्नर नदी कहाँ से निकल रही है, नंददुर्ग पहाड़ी से, और पालार नदी कहाँ से निकल रही है, चिंतामणि के दक्षिण पश्चिम से। और इसके अलावा पेन्नर नदी जो है वो आंध्र प्रदेश में बहते हुए गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, और पालार नदी जो है वो तमिलनाडु में बहते हुए गिर रही है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको इस कंफ्यूजन को दूर रखना है कि पेन्नर और पालार के अंदर जो डिफरेंस है उसको बहुत ध्यान से देखते हुए आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है। आगे हम अगली इसमें नदी देखेंगे जो है वैगई नदी। वैगई नदी कहाँ पर आ रही है आपकी, तमिलनाडु में मदुरई नगर से निकल रही है और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। वैगई नदी तमिलनाडु में मदुरई नगर से। आगे हम इसके अंदर बात करें विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात एंजल। अब मैं कुछ आपको जलप्रपातों के बारे में बता रही हूँ जिसमें विश्व है, भारत है और राजस्थान है, तीनों है अपने। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, जो आपका कहाँ आता है, वेनेजुएला में। वेनेजुएला कहाँ आता है, कौन से महाद्वीप में आता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सी नदी पर बना है, ओरिनोको की सहायक नदी चारुन पर बना है। तो इस प्रकार से आपकी एक ही लाइन के अंदर आपके 3-4 प्रश्न बन गए कि विश्व का सर्वोत्तम जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात। कहाँ पर है आपका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला के अंदर। कौन सी नदी पर बना है, ओरिनोको की सहायक चारुन नदी पर। क्योंकि कभी कभी क्या आता है आपकी चारुन नदी ना देकर ओरिनोको नदी ही दे दी जाती है, तो हमें दोनों नदियों के नाम पता होने चाहिए, ओरिनोको भी और इसकी सहायक नदी चारुन भी। आगे हम इसमें देखें कि जो भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है वो कौन सा है, जोग जलप्रपात। इसको हम महात्मा गांधी भी कह सकते हैं, इसको हम गढ़सोप्पा भी कह सकते हैं। कहाँ पर आता है आपका, कर्नाटक में आता है। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर है। इसी प्रकार से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का सर्वोच्च जलप्रपात है हमारा चूलिया जलप्रपात। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। तो आपको इस प्रकार से विश्व, भारत और राजस्थान के जो सर्वोच्च जलप्रपात है वो भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो आज हमने अपनी किससे संबंधित बात करी है, प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित बात करी है। तो आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सी है, पूरब की ओर बहने वाली कौन कौन सी है, अन्य छोटी नदियाँ कौन कौन सी है, और इनके बारे में अन्य कई प्रकार की जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप अगले आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसमें ऑल पर क्लिक कीजिए। और इस चैनल के अगर पिछले कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, अन्य कई आपकी कंपटीशन से रिलेटेड, आपकी क्लासेस 11-12 से रिलेटेड, तो आप जो इसमें बीच में एक पिक्चर बनी हुई आ रही है उस पिक्चर पे अगर टच करेंगे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।